दोस्तों नमस्कार। किसी भी समाज में अगर नागरिक सुरक्षित नहीं है तो वो समाज और देश चल नहीं सकता। अब नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? चाणक्य से लेकर जितने भी इतिहासकार हुए हैं, पॉलिसी मेकर्स हुए हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, सबने ये कहा है कि वही देश आगे बढ़ सकता है जहां पे लोग सुरक्षित हों। और ये जिम्मेवारी राजा की होती है, स्टेट की होती है, वहां पे जो सत्ता में होता है उसकी होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार भी अगर अपने आप को सक्षम बनाना चाहती है और ये प्रूव करना चाहती है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक सुरक्षित है, तो उसके लिए कानून भी जरूरी है। पहले भी भारत में कानून थे, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में एक माहौल बन रहा था कि यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिस तरह से समाज में बदलाव हो रहे हैं, कानून उनके लिए सक्षम नहीं है, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको लेके कानून सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ पे आम आदमी ओवरऑल परेशान था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पे भी ये दबाव था कि आप लीगल सिस्टम को सुधारें, चाहे वो कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कानून हो, वकील हो, जो भी हो, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, कम से कम कानूनी राहत तो मिलनी चाहिए। ये बात समाज में काफी समय से चर्चा में थी, संसद में थी, संसद के बाहर थी। इसीलिए भारत सरकार ने जो अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए कानून थे उनको रिव्यू करना शुरू किया। और कोई भी कानूनी प्रक्रिया किसी ना किसी प्रोसीजर से होती है। तो हिंदुस्तान में अगर कोई क्राइम होता था तो उसके लिए हमारे पास था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब अगर क्राइम हुआ है तो उसकी जांच कैसे होगी, अपराधी तक कैसे पहुंचा जाएगा और उसको दंड कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा, इसके लिए पूरा एक, जिसे आप कह सकते हैं, कानून था। और वो कानून अकेला नहीं था, उसके साथ सपोर्टिंग क्लॉज और भी थे, ताकि पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हम उसको सही ढंग से देश में लागू कर सकें। लेकिन वक्त के साथ जरूरत ये पड़ी कि शायद वो कानून देश की जरूरतों को, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने 2023 में एक नया कानून पास किया। इसका नाम था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इज ए न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो हमने पुराने कानून को हटाया और नया कानून लाए। 50 साल लगे जरूरतों को समझने में। हालांकि उससे पहले और भी कानून थे, लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे हमें जागरूक होना पड़ेगा। सवाल अब इस बात का था कि क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए जो भारतीय न्याय संहिता की जो हम बात कर रहे हैं वो भी लाया गया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तो था हमारे यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये था इंडियन पीनल कोड। मतलब कौन सी चीज को हम सजा मानेंगे और उसका क्या पनिशमेंट होगा, उसके लिए कौन से एविडेंसेस चाहिए होंगे, ये दोनों इन कानूनों के माध्यम से होता था। और प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के माध्यम से होता था। इसीलिए अगर आपको पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलना था तो तीनों कानून बदलने थे, क्योंकि इट इज लाइक ए पैकेज डील। आप अगर कोई प्रोसीजर बदल रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट नहीं बदल रहे हैं तो हो सकता है कि जब आप कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों लाए गए, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधार हो सके। पर्पस क्या था, क्या सुधार करना चाहते थे? हमारा सुधार था सबसे पहले फास्टर डिलीवरी जस्टिस, इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स। अब आपने केस फाइल कर दी, पुलिस काम करे ना करे, कभी कभी कंप्लेंट आती थी कि साहब हियरिंग तो खत्म हो गई, कोर्ट्स ने जजमेंट नहीं दिया। अब वो व्यक्ति जेल में पड़ा है, उसको नहीं पता कि वो बरी होगा या सजा मिलेगी। पता लगता है कि 6 महीने बाद जजमेंट आया तो पता लगा वो तो बेगुनाह था। तो 6 महीने आपने उसको जेल में क्यों रखा? अगर वो जजमेंट टाइम पे आ जाता तो शायद उसकी 6 महीने की जिंदगी बच जाती, उसका परिवार बच जाता, उसका व्यापार बच जाता, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं, केयरलेसनेस रही कि जिसका मन होगा जब चाहेगा काम करेगा, उस पर पाबंदी जरूरी थी। तो कानून में एक ये
प्रोविजन किया गया। एनहांस विक्टिम्स राइट, स्ट्रेंथनिंग प्रोविजन फॉर विक्टिम्स प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब विक्टिम्स राइट है, जिसको आप दोषी बता रहे हैं, अब कहेंगे जी हम तो नहीं सुनेंगे, सिर्फ पुलिस की सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब विक्टिम राइट्स कैसे इंप्रूव होंगे? टेक्नोलॉजी का तरीका है, बाकी तरीके हैं। जैसे जैसे हम कानून की आगे व्याख्या करेंगे, हम डिटेल में जाएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक पर्पज ये था कि हम विक्टिम्स राइट को भी स्ट्रेंथन करें। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बार आपको पता होगा कि साहब पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, कैदी जेल से निकला, जेल से गया कोर्ट में, रास्ते में भाग लिया, रास्ते में उसके गैंग ने उसको पुलिस से छिड़वा लिया। इस तरह की हरकतें जो आपने देखी, ऐसी होती भी थी। उसके अलावा पूरा पुलिस महकमा क्रिमिनल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगा रहता था, क्योंकि पर्सनल अटेंडेंस बहुत बड़ी चीज हो जाती है कभी कभी गवाह के रूप में। तो इसीलिए उन सब समस्याओं को हटाने के लिए जब टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, तो एनकरेजिंग डिजिटल एविडेंस, वीडियो ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन द लीगल प्रोसेस, हम पहले कर सकते थे, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं थी। मैं वीडियोग्राफी लेके जाऊं या मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लेके जाऊं कि देखिए किसी ने मेरे को धमकी दी है व्हाट्सएप पे, तो लोग कहते हैं व्हाट्सएप नहीं मानते। अब व्हाट्सएप नहीं मानते, वो मुझे धमका रहा है, मैं क्या करूं? सवाल अब इस बात का आ जाता है कि जब तक उनको कानूनी मान्यता नहीं मिलती, आप नए तरीके से जो समाज काम कर रहा है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक सवाल हो जाता है। फिर बेटर लॉ एनफोर्समेंट, स्ट्रेंथनिंग पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं है, फॉरेंसिक साइंस आ गई है, टाइमलीनेस काम होना चाहिए। पुलिस भी ये नहीं कह सकती कि साहब हम कैसे आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ सकते थे। आप आज एविडेंस ले रहे हैं तो आप पूछते हैं कि जी मेरे सामने तो इसने बयान दिया था, अब ये बदल रहा है। अब बयान दिया था, वो बदल रहा है, तो आप उसकी वीडियोग्राफी कर लेते। पहले वो अलाउड नहीं था क्योंकि लीगल मान्यता नहीं थी, अब उन सबकी मान्यता हो गई है। तो ये सब प्रूफ है जिसके कारण अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लॉ एनफोर्समेंट बेटर होगा। फिर स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं समाज में जो पहले नहीं थे। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, अरबों रुपए हिंदुस्तान से लूटे जा रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल्स खुले घूम रहे हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंग वॉर्स की हमने बात करी। फिर टेररिज्म, अब टेररिज्म एक नई चीज है। जब कानून बने थे उस समय टेररिज्म इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आज सबसे बड़ा जो खतरा है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स को लेकर है। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, दूसरी तरफ आपके कानून बोलते हैं कि आप सिटीजन हैं, आप फ्री हैं। तो फ्री सिटीजन पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होंगे, नहीं होंगे, अब ये कहीं ना कहीं तो कानून में लिखना चाहिए। इसीलिए जरूरतों को देखते हुए ये सब प्रावधानों को एकोमोडेट करके नया कानून बनाया गया। तो पर्पस क्या था? पर्पस यही है इस सब का कि हम चाहते हैं कि जो जस्टिस सिस्टम है वो जल्दी निर्णय दे, डिले ना करे, ताकि डेडलाइंस फिक्स हो इन्वेस्टिगेशंस की और ट्रायल्स की। ऐसा नहीं है कि डेट पे डेट पड़े जा रही है और लोग परेशान हैं। एनहांस क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूजेस फॉरेंसिक एविडेंस एंड डिजिटल टूल। जब टेक्नोलॉजी समाज के पास है और हम उसको हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन और क्राइम कंट्रोल में क्यों नहीं? तो वो भी एक प्रावधान था कि इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। प्रोटेक्ट्स विटनेसेस एंड विक्टिम्स। अभी लोग क्यों नहीं गवाही देने जाते थे? क्योंकि उनको या तो सामने वाली पार्टी धमकाती थी, कभी कभी पुलिस धमकाती थी, क्योंकि पुलिस का काम बढ़ जाता था। अगर विटनेस का बयान कुछ और है, पुलिस की स्टोरी से मेल नहीं खाता, तो पुलिस के लिए प्रॉब्लम थी। तो ऐसी स्थिति में आप विक्टिम और विटनेस को कैसे बचाओगे? क्योंकि जो क्रिमिनल है वो तो क्राइम करेगा, उसकी तो आदत है, उसने तो किया है। जब उसने एक मर्डर किया तो एक और कर देगा, आप उस पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो इनोसेंट आदमी है, जिसको फंसाया गया है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको आप कैसे बचाएं? तो कानून में उसका भी प्रावधान किया गया है। मॉडर्नाइज लॉ एनफोर्समेंट। अब टेक्नोलॉजी है, पुलिस है, जुडिशियल प्रोसेस है, आजकल ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, पुलिस भी है, सारा डॉक्यूमेंट आज की तारीख में डिजिटल फॉर्मेट में लेके आती है। अब इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले तो ये होता था एफआईआर जमा हुई, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, एफआईआर लिखी और कागज फाड़ के फेंक दिया, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं थी। कहाँ ढूंढेंगे कि कौन आया था, किसने क्या कागज दिया था? इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, बाकी चीजें करें। पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी, जैसे हमने बात करी साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम की, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा मॉब लिंचिंग के मुद्दे हुए। लोगों को लगा कि आदमी ठीक नहीं है, 5, 10, 15 लोगों ने मिलकर किसी की हत्या कर दी,
अब आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको मर्डर बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे आप? तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग होती है, जहां पे आपको अपराधी नहीं पता। अब सवाल इस बात का है कि जिसकी लिंचिंग हुई है, जिसको भीड़ ने मारा है, भीड़ का उससे क्या दुश्मनी थी? पता नहीं। बस जनता को जोश आ गया, एक आदमी को पकड़ा, पीटा, इतना पीटा कि वो मर गया। कारण क्या था? ये यहाँ पे शोर कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, कहीं पे कुछ और वारदात कर रहा था, कोई धार्मिक स्थिति की बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको कैसे डील किया जाए, अभी तक के कानून साइलेंट थे। तो इसीलिए जो नया जस्टिस सिस्टम आया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नागरिक सुरक्षा संहिता की, मेजर रिफॉर्म्स इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एमिंग टू रिप्लेस आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज विद मॉडर्न एफिशिएंट सिटीजन फ्रेंडली फ्रेमवर्क विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी हमें समझना होगा। तो दोस्तों, ये ब्रीफ आपको पसंद आया होगा कि ये जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्यों लाना पड़ा। तो इस बात को आप समझिए। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। कहीं और कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसके आगे चर्चा कर सकें। अब अगला मुद्दा जो है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है मेजर चेंजेस एंड फीचर्स इन बीएनएसएस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या ऐसे चेंजेस किए गए जो पहले नहीं थे। इंतजार करिएगा, अगले वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां हम ब्रेक लेंगे और आप दूसरे वीडियो में इस पार्ट को देख सकते हैं।